क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सफलता की सीढ़ी चढ़ने में पूरी जान लगा दें, दिन रात एक कर दें, लेकिन जब आप सबसे ऊपर पहुंचें तो पता चले कि वो सीढ़ी गलत दीवार पर लगी थी? हम अक्सर जिंदगी में इतनी तेज भागते हैं कि ये देखना भूल जाते हैं कि हम सही दिशा में भाग भी रहे हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, रीडर्स इनसाइट में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं, वो दुनिया की चंद उन किताबों में से है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी का नक्शा बदल दिया। ये किताब कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। स्टीफन कोवे की मास्टरपीस द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। आज हम इस किताब को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इसे जिएंगे। हम जानेंगे कि कैसे अपनी आदतों को बदलकर हम न सिर्फ सफल हो सकते हैं, बल्कि एक सुकून भरी और असरदार जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल से। नजरिया, पैराडाइम। लेखक स्टीफन कोवे कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में छोटा मोटा बदलाव चाहते हैं तो अपने व्यवहार पर काम कीजिए, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में क्वांटम लीप या बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं तो अपने नजरिए, पैराडाइम पर काम कीजिए। नजरिया क्या है? यह दुनिया को देखने का आपका चश्मा है। इसे एक सच्ची घटना से समझते हैं जो खुद स्टीफन कोवे के साथ हुई। एक रविवार की सुबह न्यूयॉर्क के सबवे ट्रेन में बहुत शांति थी। लोग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ खोए हुए थे, कुछ आराम कर रहे थे, एकदम शांत माहौल। तभी एक आदमी अपने बच्चों के साथ वहां आया। आते ही शांति भंग हो गई। वो बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीजें फेंक रहे थे, यहां तक कि लोगों के अखबार छीन रहे थे। लेकिन वो आदमी, वो बस आंखें बंद करके पास में बैठा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। कोवे को और वहां बैठे बाकी लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था। कोवे ने सोचा, कितना लापरवाह बाप है ये, इसे अपने बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं, ना ही दूसरों की परेशानी की। आखिरकार कोवे से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए उस आदमी से कहा, सर, आपके बच्चे सबको बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या आप इन्हें थोड़ा समझा नहीं सकते? उस आदमी ने धीरे से आंखें खोली, जैसे वो किसी बहुत गहरी नींद या दर्द से जागा हो, और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, जी, आप सही कह रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। हम लोग अभी अभी अस्पताल से आ रहे हैं। इनकी मां यानी मेरी पत्नी का अभी 1 घंटे पहले देहांत हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं, और शायद बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा कि इस बात को कैसे हैंडल करें। सोचिए, उस पल कोवे को कैसा लगा होगा। एक ही पल में कुएं का गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह हमदर्दी और करुणा ने ले ली। उन्होंने कहा, ओह, मुझे माफ कीजिए, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? देखिए, स्थिति वही थी। बच्चे अभी भी शोर मचा रहे थे, लेकिन कुएं का नजरिया बदल गया था। और जैसे ही नजरिया बदला, उनका व्यवहार अपने आप बदल गया। यही इस किताब की नींव है। हम 7 आदतों को रट नहीं सकते। हमें अपना नजरिया बदलना होगा। हमें इनसाइड आउट अप्रोच अपनानी होगी, यानी दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। और खुद को बदलने की शुरुआत होती है हमारी पहली आदत से। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। अपने फैसलों के मालिक बनो। हम में से ज्यादातर लोग रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने का मतलब, जैसे कोका कोला की बोतल, जरा सा हिलाया नहीं कि फट पड़े। अगर मौसम खराब है तो हमारा मूड खराब, अगर बॉस ने डांट दिया तो हम गुस्सा, अगर किसी ने हमें बेवकूफ कह दिया तो हम दुखी। यानी हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। कोई और बटन दबाता है और हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अलग होते हैं। वो पानी की बोतल जैसे होते हैं। आप उसे कितना भी हिलाओ, वो शांत रहता है, झाग नहीं बनाता। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आता या आपको दर्द नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। स्टीफन कोवे एक बहुत गहरा सूत्र देते हैं। वो कहते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक स्पेस होता है, और उस स्पेस में हमारी आजादी छिपी है। जानवर स्टिमुलस पर तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन इंसान के पास वो स्पेस है। कोई आपको गाली दे तो जरूरी नहीं कि आप भी गाली दें। उस बीच के 1 सेकंड में आप चुन सकते हैं कि मुझे क्या करना है। तो प्रोएक्टिव बनने का सबसे पहला तरीका है अपनी भाषा को बदलना। एक रिएक्टिव इंसान कहता है, मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, या वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, या मेरे पास समय नहीं है।
एक प्रोएक्टिव इंसान कहता है, मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा, या मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता हूं, या मैं वक्त निकालूंगा। देखिए, हमारी जिंदगी में दो तरह के घेरे होते हैं। एक है सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता का घेरा। इसमें वो चीजें हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं है, जैसे मौसम, राजनीति, महंगाई या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का घेरा। इसमें वो चीजें हैं जो हमारे हाथ में है, जैसे हमारी मेहनत, हमारा एटीट्यूड, हमारी स्किल, हमारी सेहत। रिएक्टिव लोग अपनी सारी एनर्जी सर्कल ऑफ कंसर्न में बर्बाद करते हैं, दूसरों की बुराई करने में, सरकार को कोसने में। इससे उनका प्रभाव कम होता जाता है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग सिर्फ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं। वो सोचते हैं, मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूं। जब वो अपनी चीजों को सुधारते हैं तो धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता जाता है। तो आज से, अभी से एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए। जब भी कोई परेशानी आए तो दूसरों को दोष देने की बजाय खुद से पूछिए, इसमें मेरा क्या रोल है, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी के प्रोग्रामर हैं। ये पहली आदत आपको ये एहसास दिलाती है कि कीबोर्ड आपके हाथ में है, प्रोग्राम आपको ही लिखना है। और जब आपको ये यकीन हो जाए कि प्रोग्राम आप ही लिख रहे हैं, तो सवाल आता है कि प्रोग्राम लिखना क्या है। यहीं आती है हमारी दूसरी आदत। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। इसे समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। अपने आसपास के माहौल से थोड़ा दूर हो जाएं और मेरे साथ एक विजुअलाइजेशन करें। इमेजिन कीजिए, आप एक अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। आप कार पार्क करते हैं और बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहां फूलों की खुशबू है, लोग धीमे स्वर में बात कर रहे हैं, माहौल थोड़ा उदास है। आप आगे बढ़ते हैं, ताबूत के पास जाते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं। आप चौंक जाते हैं, क्योंकि उस ताबूत में कोई और नहीं, आप खुद लेटे हुए हैं। ये आपका अंतिम संस्कार है, आज से 3 साल बाद। वहां आपके परिवार वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं। वो सब आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में बोलने वाले हैं। अब एक पल के लिए रुकिए और गंभीरता से सोचिए, आप उनके मुंह से क्या सुनना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं वो कहें, ये आदमी बहुत काम करता था लेकिन इसके पास परिवार के लिए कभी वक्त नहीं था? या आप चाहते हैं वो कहें, इसने मेरी जिंदगी बदल दी, ये एक बेहतरीन पिता था, एक सच्चा दोस्त था, इसने समाज के लिए कुछ किया? जो भी आप उस वक्त सुनना चाहते हैं, वही आपकी जिंदगी की असली वैल्यूज है। यही है दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कवि समझाते हैं कि दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है। पहली बार हमारे दिमाग में, मेंटल क्रिएशन, और दूसरी बार हकीकत में, फिजिकल क्रिएशन। जैसे एक घर बनाने से पहले उसका नक्शा कागज पर बनता है। अगर आप बिना नक्शे के, बिना ये तय किए कि बेडरूम कहाँ होगा और किचन कहाँ, बस ईंटें जोड़ना शुरू कर देंगे तो घर कभी सही नहीं बनेगा। आप बहुत मेहनत करेंगे लेकिन दीवारें गलत जगह खड़ी हो जाएंगी। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। हम अक्सर सफलता की सीढ़ी चढ़ने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतनी भाग दौड़ करते हैं कि जब टॉप पर पहुंचते हैं तब पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार पर लगी थी। हमने पैसा तो कमा लिया लेकिन परिवार खो दिया। हमने नाम तो कमा लिया लेकिन सुकून खो दिया। इसलिए आज ही अपनी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट बनाइए। इसे स्टीफन कवे कहते हैं पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट। जैसे किसी देश का संविधान होता है जिससे उस देश के सारे कानून बनते हैं, वैसा ही आपका अपना संविधान। उसमें लिखिए कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, आपके लिए क्या जरूरी है, ईमानदारी, परिवार, सेवा, पैसा। जब आपके पास ये मिशन स्टेटमेंट होगा तो ये एक लाइट हाउस की तरह काम करेगा। चाहे जिंदगी में कितना भी तूफान आए, आपको पता होगा कि आपका नॉर्थ या सही दिशा कौन सी है। अब जब हमने मान लिया कि हम प्रोग्रामर हैं और हमने प्रोग्राम लिख भी लिया कि हमें जाना कहाँ है, तो अब बारी है उस प्रोग्राम को रन करने की, उसे जीने की। यहां आती है हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जरूरी काम पहले करो। ये आदत टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में है। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच का फर्क नहीं समझते। स्टीफन पोवे हमें एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स देते हैं। इसे ध्यान से समझिए, यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बदल देगा। अपनी जिंदगी के कामों को 4 खानों यानी क्वाड्रेंट्स में बांटिए। क्वाड्रेंट 1 है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। यह संकट का घर है, यहां आग लगी है, डेडलाइन कल है, मेडिकल इमरजेंसी है, बिल भरने की आज आखिरी तारीख है।
हम में से ज्यादातर लोग यहीं जीते हैं, हमेशा तनाव में, हमेशा भागते हुए। क्वाड्रेंट 3 है अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट। ये धोखा है। फोन की घंटी बज रही है, अर्जेंट लगता है। किसी ने अभी ईमेल भेजा, कोई मीटिंग आ गई। हम इन्हें करते रहते हैं क्योंकि ये हमारा ध्यान खींचते हैं, लेकिन इनसे हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे नहीं होते। हम दूसरों की प्राथमिकताओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। क्वाड्रेंट 4 है न अर्जेंट न इंपॉर्टेंट। ये बर्बादी है। घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फालतू की गपशप, बहुत ज्यादा टीवी देखना, ये सिर्फ पलायन है। लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली लोग अपना ज्यादातर वक्त क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं। क्वाड्रेंट 2 है नॉट अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट। ये वो काम है जो अभी चिल्ला नहीं रहे, लेकिन आपकी जिंदगी की नींव यही है। जैसे कसरत करना, आज नहीं करोगे तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, पर भविष्य के लिए जरूरी है। रिश्ते मजबूत करना, नई स्किल सीखना, प्लानिंग करना, किताबें पढ़ना। समस्या ये है कि क्वाड्रेंट 2 के काम कभी अर्जेंट नहीं होते। कोई आपको जिम जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा, कोई आपको पढ़ने के लिए नहीं कहेगा। ये आपको खूब करना होगा। बी प्रोएक्टिव। सफल लोग अपनी जिंदगी से क्वाड्रेंट 3 और 4 को हटा देते हैं और क्वाड्रेंट 1 को छोटा कर देते हैं ताकि वो क्वाड्रेंट 2 में जी सकें। इसे अपनी जिंदगी में उतारने का सबसे अच्छा तरीका है वीकली प्लानिंग, यानी साप्ताहिक योजना। रोज सुबह की टू डू लिस्ट मत बनाइए, उसमें आप सिर्फ अर्जेंट कामों में फंस जाएंगे। हफ्ते में एक बार, मान लीजिए रविवार शाम को बैठिए, अपने रोल्स देखिए कि मैं एक पिता हूं, एक मैनेजर हूं, एक दोस्त हूं। फिर खुद से पूछिए, इस हफ्ते में हर रोल में ऐसा क्या एक काम कर सकता हूं जो सबसे ज्यादा असर डालेगा। शायद बेटे को पार्क ले जाना, शायद उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना। इन जरूरी कामों को पहले अपने कैलेंडर में डाल दीजिए। इसे कहते हैं बिग रॉक्स थियरी, यानी बड़े पत्थर का सिद्धांत। अगर आप बाल्टी में पहले रेत भर देंगे तो बड़े पत्थर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर रखेंगे तो रेत अपनी जगह बना ही लेगी। तो दोस्तों, ये थी पहली 3 आदतें। इन्हें हम प्राइवेट विक्ट्री यानी व्यक्तिगत जीत कहते हैं, क्योंकि ये आदतें आपके अंदर के बदलाव के बारे में हैं। जब तक आप खुद को नहीं जीत लेते, आप दुनिया को नहीं जीत सकते। जब तक आप खुद से किए वादे नहीं निभाते, आप दूसरों से रिश्ते नहीं सुधार सकते। लेकिन जिंदगी अकेली जीने का नाम नहीं है। हमें दूसरों के साथ काम करना पड़ता है और यहीं सबसे ज्यादा चुनौतियां आती हैं। अब हम बढ़ रहे हैं पब्लिक विक्ट्री की तरफ, जहां हम सीखेंगे कि दूसरों के साथ, परिवार के साथ और समाज के साथ बेहतरीन तालमेल कैसे बिठाया जाए। लेकिन दोस्तों, पब्लिक विक्ट्री यानी दूसरों के साथ जीत हासिल करने से पहले स्टीफन कोवे हमें एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिसे वो कहते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट, यानी भावनात्मक बैंक खाता। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर निकाल सके, वैसे ही हर रिश्ते का एक खाता होता है। इसमें हम विश्वास यानी ट्रस्ट जमा करते हैं। जब आप किसी के साथ दयालुता से पेश आते हैं, वादे निभाते हैं, छोटी छोटी खुशियां देते हैं, तो आप इस खाते में डिपॉजिट कर रहे होते हैं। आपका बैलेंस बढ़ता है और रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन जब आप किसी पर चिल्लाते हैं, इग्नोर करते हैं या पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो आप विड्रॉल कर रहे होते हैं। अगर आप लगातार निकालते रहेंगे तो एक दिन खाता खाली हो जाएगा, चेक बाउंस होने लगेंगे। फिर आप चाहे कितनी भी मीठी बातें कर लें, कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। तो पब्लिक विक्ट्री के लिए सबसे पहले अपने रिश्तों के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना शुरू कीजिए। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है हमारी चौथी आदत, हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन, यानी जीत सबकी होनी चाहिए। हम अक्सर बचपन से ही एक ही बात सुनते आ रहे हैं, अगर तुम्हें जीतना है तो किसी और को हारना होगा। स्कूल में फर्स्ट आने के लिए किसी और को सेकंड आना होगा। खेल में जीतने के लिए सामने वाले को हराना होगा। इसे कहते हैं विन लूज मेंटालिटी, यानी मेरी जीत तुम्हारी हार। लेकिन असली जिंदगी कोई खेल का मैदान नहीं है। असली जिंदगी में अगर मैं जीतता हो और आप हारते हैं तो अंत में हम दोनों हारेंगे। मान लीजिए ऑफिस में बॉस और एम्प्लॉय के बीच बहस है। बॉस अपनी पावर यूज करके जीत जाता है, विन, और एम्प्लॉय को चुप करा देता है, लूज। बॉस को लगता है वो जीत गया, लेकिन असल में वो एम्प्लॉय अब दिल से काम नहीं करेगा, वो बागी हो जाएगा और कंपनी का नुकसान होगा। तो अंत में बॉस भी हार गया, लूज लूज। स्टीफन कोवे कहते हैं थिंक विन विन। इसका मतलब है ऐसा रास्ता निकालो जहां दोनों पार्टियों का फायदा हो। ये कोई समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज नहीं है जहां दोनों को थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़े।
ये सहयोग है। सोचिए, दो लोगों को एक संतरा चाहिए और संतरा सिर्फ एक है। अगर वो विन लूज सोचेंगे तो झगड़ा करेंगे, शायद संतरा कट जाए या खराब हो जाए। लेकिन अगर वो विन विन सोचेंगे तो वो बात करेंगे। बात करने पर पता चलता है कि पहले व्यक्ति को संतरे का जूस चाहिए था और दूसरे को संतरे का छिलका केक बनाने के लिए चाहिए था। देखिए, दोनों को 100% मिल गया। इसे कहते हैं विन विन। इसके लिए चाहिए अबंडेंस मेंटालिटी, यानी प्रचुरता की मानसिकता। यानी दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है, किसी और की सफलता से मेरी सफलता कम नहीं होती। जब हम इस सोच के साथ रिश्तों में उतरते हैं तो जादू होता है। लेकिन विन विन तक पहुंचने के लिए हमें एक और कला सीखनी होगी, और वो है हमारी 5वीं आदत, जो शायद इस पूरी किताब की सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी आदत है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, हमें समझें। लेकिन विडंबना यह है कि हम खुद दूसरों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, वो जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब सामने वाला बोल रहा होता है तो हम अपने दिमाग में अपना भाषण तैयार कर रहे होते हैं। हाँ, मुझे पता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कवि इसे एक मजेदार उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपकी आंखों में कुछ दिक्कत है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप कहते हैं, डॉक्टर साहब, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। डॉक्टर अपना चश्मा उतारता है और आपको दे देता है। वो कहता है, लो, ये मेरा चश्मा पहन लो, मैं इसे 10 साल से पहन रहा हूं, मुझे इससे बहुत साफ दिखता है, तुम भी ट्राई करो। आप पहनते हैं लेकिन आपको और भी धुंधला दिखता है। डॉक्टर कहता है, अरे यार, तुम कोशिश ही नहीं कर रहे, सकारात्मक सोचो। आप कहते हैं, नहीं दिख रहा भाई। डॉक्टर नाराज हो जाता है, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम नखरे कर रहे हो। क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने डायग्नोज करने से पहले प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस, हम रिश्तों में यही करते हैं। हम बिना पूरी बात सुने, बिना सामने वाले का दर्द समझे अपनी सलाह देना शुरू कर देते हैं। पापा, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, तुम समझते नहीं हो, पढ़ाई बहुत जरूरी है, हमने कितनी मेहनत की थी। हमने सुना ही नहीं कि उसे अच्छा क्यों नहीं लगता। शायद कोई बुली कर रहा हो, शायद टीचर से डर लगता हो। हैबिट 5 कहती है एम्पैथेटिक लिसनिंग, यानी सामने वाले के नजरिए को, उसकी फीलिंग्स को पूरी तरह समझना। अपने चश्मे से नहीं, उसके चश्मे से दुनिया को देखना। जब कोई अपनी बात कह रहा हो तो सलाह मत दो, जज मत करो, बस सुनो। उसे महसूस कराओ कि तुम समझ रहे हो। जब इंसान को लगता है कि उसे सुना गया है तो उसका डिफेंस नीचे आ जाता है, वो खुलता है, और तभी, सिर्फ तभी आप अपनी बात उसे समझा सकते हैं। तो अगली बार जब किसी से बहस हो तो एक नियम बना ले, मैं अपनी बात तब तक नहीं रखूंगा जब तक मैं सामने वाले की बात को उससे बेहतर न समझा दूं। और जब हम विन विन सोचते हैं और हम एक दूसरे को गहराई से समझते हैं तो हम पहुंचते हैं उस मुकाम पर जहां एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 3, 10 या 100 हो जाते हैं। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, तालमेल बनाओ। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। संपूर्ण अपने हिस्सों के योग से बड़ा होता है। प्रकृति में सिनर्जी हर जगह है। अगर आप 2 लकड़ी के टुकड़ों को पास पास रखें तो वो उतना भार उठा सकते हैं जितना वो अलग अलग उठा सकते थे। लेकिन अगर आप उन्हें जोड़ दें तो वो उससे कई गुना ज्यादा भार उठा सकते हैं। अगर आप 2 पौधों को पास पास लगाएं तो उनकी जड़ें आपस में मिल जाती हैं और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ा देती हैं, जिससे दोनों पौधे और तेजी से बढ़ते हैं। इंसानों में सिनर्जी का मतलब है मतभेदों का सम्मान करना, वैल्यूइंग डिफरेंसेस। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई हमसे अलग सोचता है तो वो गलत है। हम चाहते हैं कि सब हमारे जैसे हो जाएं, क्लोन्स। लेकिन सिनर्जी कहती है, अगर 2 लोग एक जैसा सोचते हैं तो उनमें से एक की जरूरत नहीं है, हमें अलग सोच की जरूरत है, क्योंकि मेरी ताकत आपकी कमजोरी हो सकती है और आपकी ताकत मेरी कमजोरी। जब हम मिलते हैं तो हम एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। बाएं हाथ को दाएं हाथ से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अलग है, उसे खुश होना चाहिए कि वो अलग है, तभी तो दोनों मिलकर ताली बजा सकते हैं। तो सिनर्जी का मतलब है कॉम्प्रोमाइज नहीं,
बल्कि क्रिएशन। जब आप और मैं अपनी अलग अलग राय लेकर मिलते हैं और हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो हम एक तीसरा विकल्प खोज निकालते हैं, जो ना आपका तरीका है ना मेरा तरीका है, बल्कि हम दोनों के तरीकों से बेहतर है। ये पब्लिक विक्ट्री का शिखर है, जब हम मैं से निकलकर हम बन जाते हैं। तो दोस्तों, हमने खुद को जीता, प्राइवेट विक्ट्री। हमने रिश्तों को जीता, पब्लिक विक्ट्री। लेकिन क्या यह सफर यहां खत्म होता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप एक पेड़ काटने वाले हैं और आप लगातार पेड़ काट रहे हैं, तो एक समय आएगा जब आपकी कुल्हाड़ी की धार कम हो जाएगी। आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पेड़ नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना होगा? रुकना होगा और कुल्हाड़ी की धार तेज करनी होगी। यही है हमारी 7वीं और आखिरी आदत, जो बाकी की 6 आदतों को जिंदा रखती है। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। कुल्हाड़ी की धार तेज करो। कल्पना कीजिए, आप जंगल में चल रहे हैं। वहां आप एक लकड़हारे को देखते हैं जो एक बहुत बड़े पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। वो पसीने से लथपथ है, उसकी सांसें फूल रही हैं और वो पिछले 5 घंटों से लगातार आरी चला रहा है, लेकिन पेड़ कटने का नाम ही नहीं ले रहा। आप उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, भाई साहब, आप बहुत थक गए हैं, आप 10 मिनट रुककर अपनी आरी की धार तेज क्यों नहीं कर लेते? अगर आप ऐसा करेंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लकड़हारा गुस्से में आपकी तरफ देखता है और कहता है, अरे, मेरे पास धार तेज करने का वक्त नहीं है। तुम देखते नहीं मैं पेड़ काटने में कितना बिजी हूं। सुनने में ये जवाब बेवकूफी भरा लगता है ना? लेकिन अफसोस, हम अपनी जिंदगी ठीक इसी लकड़हारे की तरह जीते हैं। हम कहते हैं, मेरे पास कसरत करने का वक्त नहीं है, मैं काम में बहुत बिजी हूं, जबकि कसरत से ही काम करने की ऊर्जा आएगी। मेरे पास पढ़ने का वक्त नहीं है, मेरे पास रिश्तों को सुधारने का वक्त नहीं है। हम इतने बिजी हैं कि हमारे पास वो करने का वक्त नहीं है जो हमें इफेक्टिव बनाता है। हम गाड़ी चलाने में इतने व्यस्त हैं कि पेट्रोल भराने के लिए रुकना नहीं चाहते। स्टीफन कोवे कहते हैं, शार्पन द सॉ का मतलब है अपने सबसे बड़े एसेट को सुरक्षित रखना और बढ़ाना, और वो एसेट है आप खुद। ये आदत बाकी की 6 आदतों को संभव बनाती है। ये नवीनीकरण की आदत है। हमें अपनी जिंदगी के 4 आयामों में रोजाना धार तेज करनी होगी। फिजिकल यानी शारीरिक, अच्छा खाना, आराम करना और व्यायाम करना। अगर आपका शरीर ही साथ नहीं देगा तो बाकी सब बेकार है। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, ये आपका केंद्र है, आपका कमिटमेंट, आपके वैल्यूज। इसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुदरत के बीच समय बिता सकते हैं या अच्छा संगीत सुन सकते हैं। ये आपको शांति और दिशा देता है। मेंटल यानी मानसिक, लगातार सीखना। सिर्फ डिग्री लेना शिक्षा नहीं है, अच्छी किताबें पढ़ना, लिखना, प्लान करना। याद रखिए, जिस दिन आपने सीखना बंद किया, उस दिन आपने बढ़ना बंद कर दिया। टीवी और सोशल मीडिया दिमाग को सुन्न करते हैं, जबकि पढ़ना दिमाग की धार तेज करता है। सोशल और इमोशनल यानी सामाजिक और भावनात्मक, ये दूसरों के साथ जुड़ने के बारे में है। ये सिर्फ लोगों से मिलना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है, उनकी मदद करना है और सिनर्जी बनाना है। स्टीफन कोवे कहते हैं, रोजाना सिर्फ 1 घंटा इन चारों चीजों पर लगाइए। इसे हम डेली प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं। ये 1 घंटा आपके बाकी के 23 घंटों की क्वालिटी बदल देगा। जब आप फिजिकली फिट होंगे तो आप प्रोएक्टिव हो पाएंगे। जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आप सही प्लान बना पाएंगे। जब आप इमोशनली भरे होंगे तो आप विन विन सोच पाएंगे। ये एक अपवर्ड स्पाइरल यानी ऊपर की ओर जाने वाला चक्र है। जिंदगी एक सीधी लाइन नहीं है, या तो हम ऊपर जा रहे हैं या हम नीचे गिर रहे हैं। रुकने जैसी कोई चीज नहीं होती। ऊपर जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, लर्न यानी सीखो, कमिट यानी वादा करो, डू यानी करो। फिर दोबारा सीखो, फिर बड़ा वादा करो, फिर उसे पूरा करो। इसी तरह हम अपनी जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थीं वो 7 आदतें जिन्होंने दुनिया के सबसे सफल लोगों को बनाया है। बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी लो। बिगिन विद द एंड इन माइंड, मंजिल तय करो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरी काम पहले करो। थिंक विन विन, सबकी जीत सोचो। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड,
पहले समझो। सिनर्जाइज, मिलकर कुछ नया बनाओ। शार्पन द सॉ, खुद को बेहतर बनाते रहो। ये सफर आसान नहीं होगा। पुरानी आदतें जंजीरों की तरह होती हैं, उन्हें तोड़ने में बहुत जोर लगेगा। शायद आप गिरेंगे, शायद आप फिर से रिएक्टिव हो जाएंगे, लेकिन हार मत मानिए। जैसा कि स्टीफन कोवे ने कहा है, सो अ थॉट, रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन, रीप अ हैबिट, सो अ हैबिट, रीप अ कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर, रीप अ डेस्टिनी। आपकी किस्मत आपके हाथों की लकीरों में नहीं, आपकी आदतों में है। ये किताब सिर्फ एक बार पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये एक साथी है। जब भी लगे कि जिंदगी पटरी से उतर रही है, वापस आइए, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कीजिए और फिर से शुरुआत कीजिए। उम्मीद है कि रीडर्स इनसाइट की ये कोशिश आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके नज़रिए में ज़रा सा भी बदलाव किया है, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपसे विदा लेता हूं, लेकिन सिर्फ इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई जिंदगी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।